अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ मौजूद है अरीशा सगीर। अस्सलामुअलैकुम अरीशा, कैसी है आप? ठीक, आप सुनाए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में हम डिस्कस करते हैं दिन भर के अहम खबरें और साथ साथ बात होती है टॉप स्टोरीज़ पर। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे नुमाइंदगान, हमारे सीनियर तजज़िया निगारान और साथ साथ हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ पॉलिटिशियन के साथ। तो आज की जो हमारे पास टॉप स्टोरी है अरीशा, क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, जैसे आपने कहा कि हम मुल्क की हालात को डिस्कस करते हैं, तो पहले हम पॉलिटिक्स पे ही आते हैं, पॉलिटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कौमी असम्बली का कल पार्लिमानी इजलास हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इजलास में क्या क्या डिस्कशन हुई है, क्या क्या कौन कौन लोग शरीक हुए हैं, कौन कौन नहीं हुए, क्या क्या बातें की गई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली हाल का पार्लिमानी कमेटी का कल इजलास हुआ है, जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ है, इस पर बात करते हैं। जी, स्टोरी जो हमारे पास है वो ज़रा शेयर कीजिए कि इजलास में क्या क्या हुआ, किस किस ने शिरकत की। बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पार्लिमानी को अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली के हाल में हुआ है। बड़े इजलास के बाइस पार्लियामेंट हाउस में सारे दफातर को बंद कर दिया गया था और पार्लियामान के एरिया में किसी गैर मुताल्लिका शर्क को आने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। कौमी असम्बली हाल में ब्रीफिंग के लिए बड़े स्क्रीन नस्ब किए गए थे और कौमी असम्बली हाल की तमाम गैलरीज को भी बंद कर दिया गया था। यानी कि इतना खास इजलास था कि हर चीज़ बंद कर दी गई थी। एग्जैक्टली, जितने भी दफातर थे बंद किए गए थे और साथ साथ जो सबसे अहम बात थी कि जो मुंतखब अरकान थे उन्होंने इसमें शिरकत की और जो गैर मुंतखब यानी जो मुशीर है वज़ीर आज़म के या जो दीगर लोग हैं उनको भी इस इजलास में जो है शिरकत की जो है दावत नहीं दी गई थी। आगे क्या क्या इसमें हुआ जरा बताइए। हाँ, इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद थे दाखिला वजीर दिफा, ब्रीफिंग दी गई है। वजीर वज़रा भी शामिल थे हमारे साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, श्री रहमान, रजा रबानी, असद महमूद, अमीर खैदर होती, शेख रशीद, परवेज़ खटक, बाबर अवान, मोइद यूसुफ, ये सब लोग जो है इजलास में मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है वज़ीर आज़म पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। यानी कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद नहीं थे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या वज़ीर आज़म का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था या नहीं था। इसी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर तजज़ियाकार है, प्रोग्राम होस्ट भी है आगा साहिद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा कि कल बहुत बड़ा इजलास हुआ, इंतहाई अहम खबर है और इजलास जो है कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था कौमी सलामती के हवाले से, ज़रा बताइएगा इजलास में क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है इस हवाले से, और इसमें वज़ीर आज़म साहब का शिरकत ना करना, जैसे अभी अरीशा ने बात की है, इंतहाई अफसोस ना कह सकते हैं कि ऐसे इससे ज़्यादा भी कोई मजबूरी होगी कि जिस मुल्क की कौमी सलामती का इजलास और इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी हमारी अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन रही है कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर जो है वो बहुत कमज़ोर थे। यहाँ तक कि एक बहुत अरसे तक हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब थे ही नहीं हमारे, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, शेयर कर सके। अब अगर ये इजलास था तो उनको यकीनन इस पे होना चाहिए था। अब उन्होंने अपनी अटॉर्नी जो है वो वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब को दे दी है, तो डेफिनेटली उनका होना जरूरी था। वो नहीं होंगे तो मामला रुका नहीं करते, लेकिन उनका होना जरूरी था। अब जैसे बाकी बात की, एक चीज बड़ी खुश आइंद है जो पॉजिटिव है कि तमाम जो हमारी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने सियासी इख्तलाफ से कतई नजर होकर एक पॉइंट पर इकट्ठी हुई हैं और उसमें शिरकत की है। ऑल्दो के शहबाज शरीफ साहब फिजिकली नहीं आ सके, वीडियो लिंक पर शरीक हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने इख्तलाफात को, निजी इख्तलाफात को बालाताक रखकर जो यहाँ पर शामिल हुए हैं और इस हवाले से जो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से अपनी सजेशन देंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो यकीनन ये काबिल सताइश है और ये एक अच्छी चीज़ है। हमें सोचना चाहिए कि हमें मुल्क के हवाले की वक्त जब हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। ये जो नैब की जो रूटीन में सियासत हो रही है, नैब की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सियासी कैंपेन हो रही हैं, इलेक्शन के हवाले से कैंपेन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर हमें इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए साइड पर रखकर हमें इस हवाले से अपना काम करना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए। अभी करंट सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, जो अफगानिस्तान में जब खाली जो उनके फौजी है इनकलाब वहाँ पे शुरू है और उसके बाद उनका कोई रुख पाकिस्तान की जानिब है, अमेरिका का, और पाकिस्तान में बैठ कर
कार्रवाइयाँ करने का उनका जो प्लानिंग थी, उस हवाले से इमरान खान साहब ने दबंग एक्शन लिया है और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको रिफ्यूज किया है, किसी किस्म की मजबूरी का जो है वो पे नहीं किया कि हम मजबूर हैं, हमें देने पड़ेंगे या हमें फॉर द टाइम, ऑल्दो कि हमें जाहिर बात है हम चूंकि फाइनेंशियली इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रही है, इसके बावजूद अगर उन्होंने दबंग एक्शन लिया। और इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ी बात कह देना कि आपका दहशतगर्द अगर पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान के साथ कुछ जो नो गो एरियाज है वहां पर मौजूद भी है, तो इसके लिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क में बैठ के आपको ड्रोन हमलों की इजाजत दें और मारने दें। हमारा भी दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ है, 30 साल से बैठा हुआ, और हमारे जो मजीद दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं वहां पर जाके असाइलम ले लेते हैं या वहां पे जाके बना ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है? फिर हम भी वहां पर जाके ड्रोन हमला कर सकते हैं। तो अमेरिका बाकी कंट्रीज की तरह, हम पाकिस्तान की तरह एक कंट्री है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार वो जिस मुल्क में जाए, जहाँ पर जाए, सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ पे हमले करे और वहाँ के लोगों को शरगमाल बना दे। तो इस हवाले से ये एक अच्छी पॉलिसी है और मेरा ख्याल है यही पॉलिसी होनी चाहिए। इस हवाले से तमाम लोगों को तमाम मजबूरियों को बराए ताक रखकर कम खा लेंगे, एक रोटी कम खा लेंगे, मुश्किल में वक्त गुजार देंगे, लेकिन किसी की गुलामी से बेहतर है अब ऐसे फैसले लिए जाए। मैं समझता हूँ किस वक्त किस दौर में पहले तमाम जो हुकूमतें गुजरी हैं उनकी मजबूरियाँ थी, उनकी मुश्किलात थी, उनके मसाइल थे, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब अगर दबंग एक्शन ले रही हैं, कोई जुर्रतमंदाना फैसला कर रही है, तो तमाम सियासी जमातों को इस हद तक उनको सपोर्ट करके मुल्क के लिए अपनी ईमानदारी शो करने की और करके दिखाना। अच्छा, ये बताइए शाह साहब कि जिस तरह आपने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, जरा मुझे बताइएगा कि जो अमरीकी फौज है वो तो अफगानिस्तान से निकल रही है और अब तालिबान ने जो है ज़्यादातर इलाकों पर कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है, तो अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान को जो है किन खतरात का सामना करना पड़ेगा? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान यकीनन पाकिस्तान के लिए और बाकी जो मुल्का हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, चाइना है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सबके लिए खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें उन तालिबान से शायद बाद में खतरा है। पाकिस्तानी तालिबान भी मौजूद है जिनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनकी जमात है पूरी। तो इस हवाले से डेफिनेटली देखिए, फिर वही बात है, जब हिस्ट्री में जाते हैं तो ये तालिबान बनाए किसने थे और उनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? अब इंडिया ही वहां पर बैठकर अमेरिका के जरिए कभी खुद फाइनेंस करके इन तालिबान को इस्तेमाल करता है और तालिबान को पाकिस्तान क्या शायद आगा साहब से हमारा रब्ता जो है मुनक़ता हो गया है जी। दोबारा कोशिश करेंगे कि उनको मतलब वापस से लाइन पर ले जी। बात कर रहे थे वो कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती के हवाले से। ईशा साहब बात करें आप। जी, ये पूरी एक साइट है इस हवाले से, जिस तरीके से यहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब उन तालिबान के साथ देखना ये है, जिस तरीके से अमेरिका के साथ बैठ के बात की गई है, उनको जुर्रतमंदाना जवाब दिया गया है, इसी तरीके से हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट जहां पर मौजूद हैं, तालिबान को ब्रेन वॉशिंग की गई है, हमें अमेरिका के जरिए इस्तेमाल करके तालिबान के खिलाफ किया गया। तालिबान लोग कौन हैं? तालिबान लोग चाहते क्या हैं? देखिए, दहशतगर्दी कब शुरू होती है, दहशतगर्दी क्यों शुरू होती है? दहशतगर्दी सिर्फ उसको कश्मीर। अच्छा, आगा साजिद साहब ये बताइएगा कि कश्मीर के हवाले से क्या क्या बातें हुई हैं कल के इजलास में? कश्मीर के हवाले से देखिए, वही इस वक्त इलेक्शन का दौर हो रहा है। इलेक्शन के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया ने एक किस्म की बदमाशी फैलाई हुई है, उस हवाले से कि फर्दर प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट में कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूंगा कि ये जो गुज़िश्ता साल जब मकबूजा कश्मीर के साथ साथ बाकी टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश की और सेक्शन 35 की जो है वो खिलाफवर्जी की गई, तो उस वक्त एक नक्शा बनाकर दुनिया को, पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज दिया गया कि हमने अपने नक्शे के अंदर, अपने मैप के अंदर कश्मीर को शामिल कर लिया एंड दिस इज मोर देन इनफ। तो ये एक मेरा ख्याल है इंतहाई मुज़हका चीज थी और जिसके बाद ज़ाहिर उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लेकिन देखना ये कि जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उन्होंने खुद अपने दौर में क्या किया। फजलुर रहमान साहब बहुत एक लंबे अरसे तक, एक लंबे दौर तक, हर गवर्नमेंट के दौर में, हर हुकूमत के दौर में कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे, उनके चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने अपने दौर में कोई वाजिया पॉलिसी नहीं दी, कोई वाजिया कुछ आउटपुट नहीं दी। तो अब इस हवाले से भी अब इस वक्त जो कश्मीर को डिस्कस किया गया है, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं ज्यादातर, लेकिन मैं ज्यादातर समझता हूँ इस वक्त तमाम सियासी जमातों का फोकस कश्मीर इलेक्शन है।
कश्मीर कैंपेन है, जिसकी वजह से उस मौजू को ज़ेरे बहस लाया गया और उसमें जिस तरीके से मोदी ने इंडिया में इलेक्शन जीता, कश्मीर के अंदर जुल्म बर्फियत करके कुछ ऐसा तबका इंडिया के अंदर मौजूद है जो ये देख कर खुश होता है मुसलमानों पर मजालिम हो रही हैं, या एक हर गवर्नमेंट की, हर मुल्क गवर्नमेंट की एक टारगेट होता है कि उससे अपनी टेरिटरी में इजाफा करना है, कुछ अपने मुल्हिका इलाकों को कब्जा करना है। तो वो कब्जा करने का शो करके वो एक पत्ता फेंक कर मोदी ने अपना इलेक्शन जीता। कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी, इसी तरह की प्लानिंग जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। कौमी सलामती के हवाले से तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक पेज पर है और वो इकट्ठे होकर इस हवाले से को प्रॉपर पॉलिसी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के हवाले से जरूर उनकी कुछ डिफरेंट आरा है, तदावीर है, उस हवाले से अभी किसी कंसेंसस नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट बेहतर की जिंदगी लग जाएगी। अच्छा आगा साहब, कहा जा रहा होता है कि खित्ते में अमन जो है वो मशरूत है अफगानिस्तान के अमन के साथ, लेकिन हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर से हालात जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो है पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ धमाके भी हुए। कल भी हमने देखा कि वजीस्तान में इस तरह का जो धमाका है वो सामने आया, लाहौर में भी हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या ये वही शख्साना तो नहीं है कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के हालात जो भी ख़राब होते जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब पहले पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के दौर में हालात खराब हुए, उसके बाद खराबी रखते रहे, फिर यही सियासी जमात थी जिन्होंने मुज़ाकरात के जरिए मामला सॉर्ट आउट किए। अब देखना ये है कि अमेरिका एक ऐसी चाल चलता है, हमेशा हर बार चलता है कि वहाँ से फौजी इनकलाब भी हो रहा है और उसके बाद ये हालात भी पैदा हो रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम वहाँ पर थे तो हमने वहाँ पे अमन कायम किया और अब हम वहाँ से जा रहे हैं तो अमन वहाँ पे खत्म होता जा रहा है। बात यह है कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालिबान के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनको असल मैसेज पहुंचा सकते हैं। उनको इस वक्त ये मैसेज पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान तालिबान का, अफगानिस्तान का दुश्मन है इस वक्त और जाहिर है उनके हकूक है, चूंकि हम अमेरिका के जरिए बहुत अर्सा तक इस्तेमाल होते रहे हैं, तो हम इस वक्त उनके दुश्मन है और हम इनके मुखालिफ है और हम इनको कुचल देना चाहते हैं, उनको खत्म कर देना चाहते हैं और वो जिद में आकर हमें खत्म कर देना चाहते हैं। तो इस पे डेफिनेटली कौमी सलामती कमेटी का चूंकि इजलास हो रहा है, इस हवाले से लाजमी नहीं है ताकत का इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रेटेजी प्लान, सियासत किसी को कहते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान क्या है कि आपने अपना मैसेज, अपना मकसद तरीके से पहुंचाना है। किन लोगों को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं अभी फिलहाल मुनासिब नहीं है उनका नाम लेने पे, चाहे वो मीडिया के हवाले से हैं, चाहे वो सियासी और इस्लामिक जमातों के हवाले से, तो हम उनको इस्तेमाल करके या उनके जरिए अपना मैसेज वहां पर पहुंचा सकते हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान में डेफिनेटली उसका पाकिस्तान पे असर होगा, क्योंकि वहां से जब हालात खराब होते हैं तो वहां से लोग भाग कर, क्योंकि अभी तो काफी हद तक फेंसिस का काम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी ऐसी कुछ जगह हैं, ऐसे नोगो एरियाज हैं जिनके रास्तों से गुजर के पाकिस्तान में ये लोग दाखिल होते हैं और उसके बाद इंडिया इनकी फाइनेंसिंग करता है और इंडिया अमेरिका के कहने पे करता है। जब हम अमेरिका की बात नहीं करते तो अमेरिका इंडिया का जो मोहरा वो इस्तेमाल करता है और फाइनेंस करता है और उसके बाद हमारे खिलाफ ये पूरी एक चेन है। और मैं एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए या पाकिस्तान को डिग्रेड, कमजोर करने, जैसे भी सीपैक प्लान चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, बाकी चीजें कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान तरक्की न कर सके, असल मकसद ये है कि बहुत शुक्रिया आगा साजिद साहब, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम तो सूरत हाल पर बात की, कश्मीर के हवाले से बात की, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात की और अगर अफगानिस्तान में अमन और अमान की फिजा जो है वो कायम नहीं होती तो उससे पाकिस्तान पर क्या असर मुरतब होंगे, उस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू शनीद की आगा साजिद शाह साहब ने। अरिशा, जब भी हम देखते ना, जब भी अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, जब भी अफगानिस्तान में जो है इस तरह की दहशतगर्दी जो है वो देखने को मिलती है, तो ऑटोमेटिकली जो खित्ता है उसमें जो है अमन की फिजा कायम नहीं हो सकती, जिनके वहाँ पर तालिबान जो है मुतहर्रिक हो गया। तकरीबन गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 125 से ज़्यादा जो अजला है उस पर कब्जा जमा लिया है तालिबान ने और वहाँ पर जो है अभी झड़पें जारी है अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान। साथ साथ अमरीका जो है वो वहाँ से एक मरतबा फिर से जा रहा है, तो तालिबान जो है वहाँ पर सरगर्म हो चुके हैं। और अगर जिस तरह शाह साहब ने बताया कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो ज़ाहिर तौर पर जो हमसाया ममालिक है अफगानिस्तान के, पाकिस्तान, नेपाल, इसके साथ भूटान और दीगर जो ममालिक है उनको भी जो है खतरात लाक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। और आपको नहीं लगता कि
अगर तो तालिबान काबिज हो जाते हैं काबुल पर और उसके बाद जो है अफगान गवर्नमेंट जो है वो मदद लेगी दोबारा, क्या अमेरिकन से या टेबल टॉक करेंगी? तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पर असर ज़रूर होगा। एग्जैक्टली, और तालिबान ने कहा भी है कि अमेरिका तो अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने फिर ऐसी हरकत की या कोई धमाका किया या कोई भी इस तरह के हालात सामने आए तो मौसर जवाब दिया जाएगा तालिबान की जानिब से। और ज़ाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान पर जो है असरात मुरतब होंगे और ख़तरे की घंटी बज सकती है हमसाया ममालिक के लिए। और जिस तरह शाह साहब ने भी कहा कि जब भी अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान में भी खतरात के बादल जो है मंडलाए जा रहे होते हैं। और हमने देखा कि कुछ दिन से अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के हालात जो है एक मतलब फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि जब भी किसी भी मुल्क पे कोई खतरा जो है वो आता है तो जो उनके लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। जिस तरह इससे पहले हमने देखा अफगान बार में कि तकरीबन 3 मिलियन जो अफगानिस्तान के बासी पाकिस्तान आए थे और पिछले 40 साल से वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान ने 40 साल से जो अफगान महाजरीन है उनको पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। और अच्छा शिराजी, आपको क्या लगता है ये तारीख क्या दोबारा दोहराई जाएगी? क्या दोबारा ऐसा कोई सीन होगा? क्या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोबारा से वही सारा कुछ दोहराया जाएगा? देखिए, जो हालात चल रहे हैं 125 से ज्यादा जो अजला है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस पर जो है तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। तालिबान वहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और अफगान जो हुकूमत है वो तालिबान के सामने बेबस दिखाई दे रही है। तो अगर इस तरह के हालात ऑब्वियसली अफगानिस्तान में आते हैं तो जो अफगान महाजिर है वो जो बासी है वो हिजरत करेंगे, पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत करीब है उनको। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर तकरीबन 40 साल से 3 मिलियन यानी 30 लाख जो अफगानी बाशिंदे हैं यहाँ पर रिहाइश पजीर है, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। इवन कि हमारे जो माशी हालात है वो इतने स्ट्रांग नहीं कि हम इतने महाजरीन को जो है यहाँ पर पनाह दे सके। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है 40 साल से उनको यहाँ पर पनाह दे रखी है। लेकिन अगर अफगानिस्तान में हालात मजीद खराब होते हैं तो पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है कि मजीद महाजिर को जो है यहाँ पर लेके आए, उनको जो है यहाँ पर जो है उनको पनाह दे। तो आगे बढ़ेंगे और मजीद वही बात है कि सीरियस बातें बहुत हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, देखते हैं अगली स्टोरी क्या है हमारे पास। जी, आपके पास जो स्टोरी है आप शेयर करें। जो अगली स्टोरी वैसे इंटरेस्टिंग भी है लेकिन मेरे अंदाज से इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है। टिकटॉक सारिफीन के लिए खुशखबरी है क्योंकि जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि टिकटॉक वीडियोस का दौरानिया जो है 3 मिनट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वीडियोस की ड्यूरेशन बढ़ाने से क्या अब उसकी व्यूअरशिप उसी तरह से रहेगी? देखिए, टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था तो सब लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उसके ड्यूरेशन जो है इंतहाई कम था और कम वक्त में जो सारिफीन है या जो टिकटॉक यूजर है एंटरटेनमेंट हो जाती थी। बिल्कुल, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख के पूरी जो है फिल्म देखिए शॉर्ट फिल्म का जमाना है, इस तरह टिकटॉक का जमाना है, लाइकी है दीगर एप्स पे, तो तकरीबन 15 सेकंड में जो है आप अपना पैगाम दूसरे को पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, 15 से 20 सेकंड में आप अपना कंप्लीट कर लेते, लेकिन 3 मिनट का ड्यूरेशन कर देना, और 3 मिनट तक कौन देखता है? नहीं देखता कोई भी, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है वो एंड में ही रह जाता है। आगे बढ़ेंगे और स्टोरी है जी, हरीम शाह की शादी एक शोशा है और मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जो है खबरें फैलाई जा रही है। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हरीम शाह की शादी की खबरों के हवाले से कहना था कि ऐसी हरकतों की कोई हैसियत नहीं, ये शोशा है और मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खबरें फैलाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लेकिन शराजी ये तो हरीम शाह की तरफ से खुद कहा गया है कि मैंने शादी कर लिया और रुकन सिंध असम्बली से मैंने शादी की है। सिंध असम्बली का जो रुकन है उसका कहा जा रहा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मखदूम हलीम कुरैशी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीट को कवर करते हैं, नुमाइंदा खसूसी। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मखदूम, खबरें गर्दिश कर रही है हरीम शाह की शादी के मुतालिक और कहा जा रहा है कि रुकन सिंध असम्बली है, सीनियर वजीर भी है, उनसे उनकी शादी हो गई है और मुख्तलिफ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तहम कल बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये बयान सामने आया है कि ये एक शोशा है और मुल्क की जो मसाइल है उनसे तवज्जो हटाने के इस तरह की खबर जो है फैलाई जा रही है। अंदर की खबर क्या है आपके पास, जरा बताइएगा। देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से परसों जो बिलावल हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें आखिर पे जब मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज होने लगी तो मेरी जानिब से कहा गया, मैंने कहा सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं पर कुछ इंकशाफ हुआ है कि वो उन्होंने हरीम शाह से किसी ने शादी की, तो उन्होंने मजाकन तौर पे मुझे जवाब दिया क्या पाकिस्तानी सियासत में अब यही सवाल बच गए हैं।
जरा बताइए उनकी जान क्या खबरें क्या है। नासिर हुसैन शाह के बारे में कहा जा रहा होता है कि उनसे शादी हुई है और जो तस्वीर हरीम शाह ने शेयर की है उसमें जो अंगूठी है, जो घड़ी है, वो सेम टू सेम नासिर शाह से मिलती है। लेकिन कल उन्होंने ये भी कहा कि हरीम शाह मेरी बेटियों की तरह है। तो ये क्या चक्कर है? देखे ना, बिल्कुल ये एक होता है ना पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, माजी में भी देखा जाता रह गया है, हरीम शाह इस तरह के जो है वो काम करती आ रही हैं। अब जो बात है शादी की, उसमें ये है कि देखे ना, बहुत से, अगर कौमी ये सिंध असम्बली का इजलास आप देख रहे हो तो बहुत से लोगों ने आके, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें वजाहत करनी चाहिए, तो उन्होंने स्पीकर के सामने आके कहा जी मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, मेरी सोशल मीडिया पे फेक तस्वीरें हरीम शाह के साथ लगाई जा रही हैं और लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी क्या आपकी शादी हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यही कहा है कि ये कोई अहम खबर नहीं है कि हम हरीम शाह जैसे को जो है वो डिस्कस करते हैं। पे जो सिंध के रहनुमा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग या उनकी सोशल मीडिया टीम जो है इस चीज़ को डील कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब से हमारे ज़राए की जानिब से भी यही बताया गया है कि हरीम शाह के साथ जो है शादी उनकी जानिब से एक सोशल मीडिया के ऊपर जो बताया गया कि उनकी शादी हुई है। अब जो मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाज हैं, मैं आपको एक और मजे की चीज बता दूं, वो एक दूसरे से पूछ रहे यार तेरी शादी तो नहीं हुई, तेरी तो नहीं हुई, तेरी अंगूठी भी मिलती जुलती थी, तेरी वो, मतलब वो आपस में कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं कि यार कहीं तेरा नाम तो नहीं आया हुआ, कहीं तेरा नाम तो नहीं आया हुआ। इसी वजह से देखा जा सकता है कि जो सिंध असम्बली है उसमें स्पीकर के सामने बहुत से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाज हैं उनकी जानिब से खुद से, हालांकि ये सवाल नहीं किया गया था, उनकी जानिब से खुद से बताया गया जी मेरी हरीम शाह से किसी भी किस्म की कोई शादी नहीं हुई। ये सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से जो है वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो उसके ऊपर जो है स्पीकर उनकी जानिब से बड़ा मजे का जो है वो जवाब दिया गया, कहते हैं कि शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मेरी पहले शादी हुई हुई है। तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि आप भाभी से इजाजत ले कि अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा कि इस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ नाम जो है वो सामने आए हैं और डर और खौफ में मुब्तला है जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे भी सामने आए हैं कि जो मिलते जुलते, जिस तरह नासिर हुसैन शाह का नाम सामने आया था और अंगूठी भी मिल रही थी, घड़ी भी मिल रही थी। तो उसकी जानिब से जो है क्या मौक़िफ़ सामने आया? देखिए उनकी जानिब से तो वाज़ेह तौर पे इस चीज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जी नहीं, मेरी जो है वो हरीम शाह से शादी नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले जो हरीम शाह थी उनकी जानिब से ये सोशल मीडिया पे जब ये वायरल हुई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो वायरल हुई। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की उन्होंने जो है वो वीडियो कॉल जिसको है उसको उन्होंने वायरल किया। ये एक पब्लिसिटी हासिल करने, हमारे ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि हरीम शाह की जानिब से अभी तक खुद कंफर्म नहीं किया गया कि उनकी शादी किससे हुई। उन्होंने एक तस्वीर वायरल की है, लेकिन जो मीडिया में उन्होंने ये कहा है कि जो जिससे मेरी शादी हुई है उन्हें अभी तक अपनी बीवी को मनाया नहीं है। अपनी बीवी को मनाने के बाद जो है मैं उनका नाम लूंगी। देखिए यही चीज है ना, ये पहले पीटीआई वालों के साथ भी यही कुछ करती रहेगी हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ तस्वीरें वगैरह। अब जो क्योंकि उन्होंने खुद एक शादी की तो वो पूरी सोशल मीडिया पे उन्होंने डाली और उसमें जो है वो अंगूठी देखी जा सकती है। उसके बाद उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा जी मेरी शादी जो है वो एक सिंध के वजीर से हुई। तो अभी तक जो है हमारे ज़राए की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी ऐसे शख्स का नाम कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि हरीम शाह की इनके साथ शादी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन ज़राए से और उनकी जो अंदर की खबरें होती है, अंदर की स्टोरियाँ होती है, वो हमें बता रहे होते हैं मखदूम हलीम कुरैशी। थैंक यू सो मच जी। टिकटॉक की हम बात कर रहे थे और टिकटॉक से ही शोहरत जो है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची थी हरीम शाह, और आजकल खबरों की ज़ीनत बनी हुई है कि उनकी शादी जो है सिंध के रुकने पार्लियामेंट से हुई है, लेकिन अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं आया। रुकने पार्लियामेंट तो कोई भी हो सकता है। जिस तरह से बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया और उन्होंने एक लंबी आह भरी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं एक शोशा है, तो इससे हम क्या मतलब लें, इससे उनका क्या मतलब हो सकता है? देखिए यही बात है ना कि सब जो है कंफ्यूज है, कोई कहता है तुम हो, कोई कहता है तुम हो, नाम जो है सामने नहीं आया। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज में जवाब दिया उससे हम कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली।
तो क्या पता उनको नाम पता हो, वो खुद जो है बताना। जिस तरह हलीम ने बताया कि मैंने सवाल किया कि, तो उन्होंने कहा कि आगे से कि पाकिस्तानी पार्टनर्स में शादी के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। तो मे भी बिलाल खुद बोल सकते हैं, बिलाल खुद भी यही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, एक लंबी आह भरी, उसके बाद आराम से कहा कि नहीं ये तो एक शोशा है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे पास स्टोरी है जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई अहम बयान सामने आया है। स्टोरी क्या है जरा बताइए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमे पुलिस में 13,000 नई भर्तियां करने का ऐलान कर दिया है। ये भी एक अच्छी खबर है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। चले, एक रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए। तो इसी पर जी बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे बात करेंगे। और ये इंतहाई अहम खबर है कि अब जो बेरोजगार लोग हैं उनको मौके फराहम होंगे। जिस तरह नौजवान जो है वो डिग्रियाँ लेकर दर बदर की टोकरे खाने पर मजबूर होते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि ऐसे नौजवान भी है कि जिन्होंने MSB किया हुआ होगा, PhD तक जो है वो जा चुके होंगे, लेकिन उनको काम के मौके जो है वो नहीं मिल रहे होते। तो उन नौजवानों के लिए ये बहुत अहम खबर है कि 13,000 नौजवानों को जो है वो पुलिस में भर्ती किया जाएगा। और ये बहुत ही इस सूरत हाल में, इन हालात में जो है इंतहाई अहम खबर है नौजवानों के लिए कि जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं। और खान साहब ने वादा भी किया था कि नौजवानों को मौके फराहम करेंगे, लेकिन वो किसी शायर ने कहा था ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो सके, तो अभी तक वो वादे जो है वफा नहीं हो सके। और हम इंतजार करते हैं, हम मुंतज़िर है कि उन वादों पर जो है एक मतलब फिर से या कोई जो है वो खान साहब को वो जो कंटेनर पर चलकर खिताबात वो करते थे वो दोबारा उनको सुनाए, शायद वादे और दावे पूरे होने लगे। एग्जैक्टली यही बात है ना कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कंटेनर पर चलकर तकरीरें करना, बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपके पास से सच कुछ भी नहीं होता कि आप उन वादों को पाए तकमील तक पहुंचाए। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जी रियाज आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हमारा राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनको लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। पंजाब के नौजवानों के लिए इंतहाई अहम खबर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो है खामोशी तोड़ ली है और इंतहाई अहम ऐलान जो है उन्होंने किया है कि 13,000 नौजवानों को जो है भर्ती किया जाएगा, 13,000 नौजवानों को पुलिस में जो है मुलाजमतें दी जाएगी। और इसके बाद जो है नौजवानों में भी इंतहाई खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है और नौजवान भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, चूँकि नौजवान ज़्यादातर हम देखते हैं कि साउथ पंजाब के जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा महरूम है, उनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, चाहे मुल्तान के हो, जो खिते जो मुल्तान दीगर जो साउथ पंजाब के लोग हैं वो इंतहाई इन मामलात में जो है बहुत ज़्यादा महरूम है, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता आ रहा है। और हम चाहते हैं कि इस दफ़ा चूँकि हुकूमत जो है उस्मान बुज़दार की है और बुज़दार का ताल्लुक खुद जो है वो साउथ पंजाब से है, तो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा महरूम जो है वो दूर जाए। मोहम्मद इमरान साहब ने एक मतलब फिर से हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा, ये इंतहाई अहम ऐलान किया है उस्मान बुज़दार साहब ने कि 13,000 जवानों को जो है पुलिस में भर्ती किया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, कल वज़ीर आला बुज़दार साहब ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुश्किलात क्रिएट का सामना करना पड़ा है शुरू में, और उन्होंने 1300 पंजाब पुलिस की सीटों का ऐलान करते हुए कहा। और ये तकरीबन उन्होंने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पर मेरिट सिस्टम होगा और किसी के साथ कोई सिफारिश और कोई कोटा वगैरह इसमें अमल दरामद नहीं होगा। और इसके अलावा मज़ीद भी उन्होंने पंजाब और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के लिए मुख्तलिफ सीटों का ऐलान करने का भी इशारा दे दिया है। जी, अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस ऐलान के बाद नौजवानों का क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? नहीं, कल जैसे ही वज़ीर आला पंजाब का ऐलान हुआ है तो अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि देखें जनूबी पंजाब में इस टाइम बहुत ज़्यादा गुर्बत है। पंजाब का सबसे पसमानदा इलाका आपका जनूबी पंजाब है, जहाँ पर बहुत बाकी जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक तो महदूद रही हैं, लेकिन इस हुकूमत ने कागजी कार्रवाई के साथ साथ अमली इक़दाम भी किए हैं, जिसमें आज के सामने एक हुकूमत की तरफ से मुस्बत इशारा नज़र आ रहा है। जी, अच्छा सर, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन की जानिब से भी कल जो है इंतहाई अहम खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो जनूबी पंजाब जो है वो सूबा बनकर रहेगा, उसके लिए तमाम तर जो कोशिशें हैं वो बरोए कार लाऊंगा। इस हवाले से क्या कहना है आपका?
जी, कल जगीर तरीन साहब अपना भावादीन जकरिया यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान में वाक़िया है, वहाँ पर अपने खिताब में उन्होंने कहा, वहाँ पर कल एक इफ्तिताह था अर्बन फॉरेस्ट का, जहाँ पे 11 एकड़ की ज़मीन पर 3600 से ज़्यादा फलदार और फूलदार पौधे लगाकर पंजाब की सबसे बड़ी शजरकारी यूनिवर्सिटी का नाम अपने नाम कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जनूबी पंजाब सूबे के हक में नहीं है। अच्छा सर, ये और बताइएगा कि आए दिन हमें ये देखने को मिलता है कि पंजाब में कोई नया मंसूबा हो स्टार्ट हो रहा है, बेशक स्कूल की अपग्रेडेशन का हो या नई भर्तियों का मामला हो, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये सिर्फ ऐलान तक महदूद होता है या इन पर कोई तरक्याती काम भी होता है? नहीं नहीं, अभी तक देखें कि कल एक 11 एकड़ के अपना 11 एकड़ के मोहित रकबे पर तरीन साहब ने अपनी ज़ाती तौर पर दिलचस्पी से और उन्होंने इफ्तिताह भी कराया और 3600 से ज़्यादा उन्होंने पौधे वगैरह और इस तरह के दूसरे चीज़ें इंतजाम किए हैं। और पीटीआई अपनी हुकूमत में अभी तक जो भी दावे किए हैं उसमें से 70% अभी वो हुकूमत जो है उनको कर भी रही है, जबकि बाकी हुकूमतें इस बारे में सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद थी, क्योंकि बाकी हुकूमतों के ऐसे मुआहदे हैं जो 10 साल पहले ऐलान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई काम वगैरह जारी नहीं हुआ। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अलीशा, यकीनन जहांगीर तरीन साहब जो है इंतहाई पुरज़म दिखाई दे रहे होते हैं। हम देखते आए हैं कि काम कर रहे हैं वो साउथ पंजाब के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए हैं। अब भी वो पुरज़म है कि मैं एक मतलब फिर से साउथ पंजाब के जो आवाम है उनकी महरूमियाँ दूर करने के लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुरानी हुकूमतों में साउथ पंजाब को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, साउथ पंजाब में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन इस बार देखा जाए तो जहांगीर तरीन काफी काम कर रहे हैं, काफी तरक्याती काम भी स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जनूबी पंजाब के जो इलाके है या जो साउथ पंजाब का सूबा है वो ज़रूर बनाऊंगा, और यकीनी तौर पर जब नए सूबे बनेंगे तो उससे खुशहाली आएगी, इस सेंस में कि वहाँ के जो नौजवान हैं उनको मौके फराहम होंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनको काम करने के मौके मिलेंगे, तो सूबे जब बनेंगे तो उनकी जो महरूमियाँ है वो दूर होगी। अब देखिए पंजाब में क्या होता है, पंजाब में ये होता है कि जब भी बजट जो है पेश किया जाता है तो जो मेन फोकस होता है वो लाहौर और जो दीगर तरक्यात इलाके हैं उन पर होता है। साउथ पंजाब पर जो दीगर इलाके हैं उस पर जो कोई फोकस नहीं होता। जब साउथ पंजाब अलग सूबा बनेगा तो उनकी जो महरूमियाँ है वो दूर होगी। उसके लिए जहांगीर तरीन साहब जो है वो अमली काम कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि वो अपने जो जितने भी प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं, जो उनकी नेक तमन्नाएं हैं, नई ख्वाहिशात है, वो उसमें कामयाब होंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की खबर जो है गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी वालों ने जो है रब्ता किया है जहांगीर तरीन साहब से, तो उन्होंने इसकी भी तरदीद की है कि मैंने कोई रब्ता नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हम जो है इस पॉइंट्स पे यकीन रखते हैं कि हम अपने इलाके के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ काम करें, और उस पर जो है वो गामजन है वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी अलीशा, आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे पास स्टोरी जो है कराची के हवाले से बात करेंगे, और कराची भी जो है आजकल मसाइलिस्तान बन चुका है। कराची के भी बहुत सारे मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं इस हुकूमत में। उसकी जो मेन वजूहात है वो ये है कि मरकज़ में जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और कराची में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। दोनों के दरमियान जो है टसल इस वक्त चल रही है कि वहाँ पर जो कोई तरक्याती काम जो है उसका आगाज़ होता है तो मरकज़ से उसको जो है नहीं माना जाता, और जब मरकज़ में कोई काम होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है तो वो भी उसको मानने से इंकारी होते हैं। और हमने देखा कि जब सिंध में तालीमी जो इंस्टीट्यूशन है उनको खोलने की बातें होती है तो मरकज़ से उसको जो है मानने से इनकार किया जा रहा होता है। तो कराची के मसाइल पर भी बात करेंगे, और हमारे साथ कराची के जो हमारे ब्यूरो चीफ है वो होंगे, आपसे कुछ देर बाद उनसे तफसीली बात करेंगे। अलीशा, आपसे मैं पूछूंगा कि ज़रा बताइएगा, इस हुकूमत में बहुत सारे मसाइल हमने देखे, कराची जो है रोशनी का शहर उनको कहा जा रहा होता था, लेकिन आजकल मसाइल का जो है वो गड़ बन गया है। वहाँ पर ना लाइट है, ना वहाँ पर पानी मिल रहा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, देखा जाए तो कराची तो जहाँ तक पहले कहा जाता था कि रोशनियों का शहर है, और लेकिन जब तक देखा जाए तो जब से अफगानिस्तान का वो मसला स्टार्ट हुआ उसके बाद से कराची पर बहुत ज़्यादा ऐसे बादल छा गए थे और कराची की खुशियाँ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कराची के जो मसाइल है उसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी रियाज आरिफ, ब्यूरो चीफ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर बहुत शुक्रिया जैसे आपके कीमती वक्त के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा कि आप लोग तो न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, वहाँ पर हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, दोनों के दरमियान जो है सास बहू का जगह चल रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, कराची जो है ना इस वक्त मसालिस्तान बन गया है, क्योंकि इसके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको तरक्याती फंड नहीं मिलते। जो यहाँ की इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत है, वो अलहदा पार्टी की है, वफाक में अलहदा पार्टी की है, लेकिन PTI ने काफ़ी वोट यहाँ से लिए थे, तो वफाक का फ़र्ज बनता था वो कराची पे ख़ास कर तवज्जो देते ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनको और ज़्यादा वोट मिल सकते। तो कराची की जो सूरत हाल है और सिंध की खास कर वो बुरी है। यहाँ अमन अमान का बहुत मसला है। पहले रेंजर ने काफ़ी कंट्रोल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात तो नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को और सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा सर, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है कराची के अवाम को, गंदगी के ढेर लगे हुए, वहाँ पर लोड शेडिंग का भी सामना है, कुत्तों की जो है वो वहाँ पर बरमार है, तो ये मसाइल कब हल होंगे सर? जैसे कुत्तों की वबा है या आवारा कुत्ते हैं, उनकी मारने की जो वैक्सीन है ना, सूबाई हुकूमत कहती है कि वो वफाक मुहैया करता है और वो वफाक देगा, और सूबाई हुकूमत उस पर डाल देती है, और वफाकी हुकूमत जो है ना वो कहती है कि सूबाई हुकूमत इस पर कोई काम नहीं कर रही। बात यह है, जब तक हमारे नुमाइंदे अपने काम पर तवज्जो नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और जहाँ तक कराची की सूरत हाल है तो उस पर जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपने तबसरा किया, बेहतरीन कहा कि एक हुकूमत जब तक एक ही ना हो मसाइल मुश्किल से हल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कराची को ऑन करने वाला कोई नहीं है। कराची सबका है, कराची का कोई नहीं बन रहा। मुत्तहिदा ने इतनी कोई हुकूमत की, लेकिन उसने कराची को अपना समझने की बजाय उसको बर्बाद किया। सर वहाँ तो भुट्टो अभी जिंदा है सर। वो तो जब तक जिंदगी है रहेगा, लेकिन आप देखें कि इतना मार्शाल्लाह होने के बावजूद, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें आने के बावजूद भुट्टो जिंदा है, और आने वाले इलेक्शन में भी लगता है कि जिंदा रहेगा। ये भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा, कब तक जिंदा रहेगा, और कब तक सिंध के अवाम जो है वो इन मसाइल का शिकार होंगे? जब तक मसाइलिस्तान रहेंगे उस वक्त तक भुट्टो जिंदा रहेगा। अच्छा, क्या ये मसाइल जो है ये भुट्टो के जिंदा रहने से मकसूद है सर कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तो मसले जो है वो बढ़ते रहेंगे? नहीं, मसले तो भुट्टो साहब के आने से पहले भी थे और अब भी हैं। मसाइल तो हर जगह रहते हैं, लेकिन जब तक उनको संजीदा तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो मसाइल रहेंगे। इसमें ना भुट्टो का, ना ज़ियाउल हक का, ना ही अल्ताफ हुसैन का कसूर है। सब जब तक कराची को कोई ऑन नहीं करेगा मसले हल होना बहुत मुश्किल वाली बात है। यहाँ पे क्राइम रोज बरोज बढ़ रहा है, चोरी डकैती की रोजाना वारदातें होती हैं। यहाँ पे सियासी हुकूमतें आती हैं, जो हमारे IG DIG होते हैं, तो वो अगर इस पे पुलिसिंग सही तरीके से करें तो ये मसाइल काफी हद तक कम हो सकते हैं। अब कराची अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची के जो मसाइल हैं आखिर कब खत्म होंगे, उसके लिए क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? मौजूदा हुकूमत उसके लिए इक़दाम तो कर रही है, लेकिन नाकाफी हैं। यहाँ से जो नुमाइंदगी होती है वो तकसीम हो जाती है। फर्ज क्या, यहाँ से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बहुत कम हैं, PTI के ज्यादा हैं, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। तो जब ये तकसीम हो जाते हैं तो पूरी तवज्जो कोई भी नहीं दे सकता। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, वो कब खत्म होंगे? देखें, स्ट्रीट क्राइम रेंजर ने खत्म कर दिए थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, फिर सूबाई हुकूमत ने भी उससे पूरा तामुन किया, तो उस वक्त क्राइम बिल्कुल 20% हो गया था। ठीक है, अब फिर से वो क्राइम जो है ना दोबारा उठ रहा है। स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें रोज बरोज बढ़ रही हैं। अभी कराची में CCPO नया आया है, वो स्थानों पे जो है ना वो छापे मार रहा है, और उम्मीद है कि अगर इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। रियाज आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। थैंक यू सो मच आपकी कीमती वक्त के लिए। कराची के हालात के हवाले से हमने उनसे तफसीली बात की, और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे शिराज अहमद शिराजी और अरीशा सगीर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।